हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकबर क्लासेस। सेल चैप्टर, जैसा कि मैंने वादा किया था, हमने बात भी की कि पहले मेरा वादा कि मैंने ये कहा था कि किस तरह से पहला सेल बना होगा। हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ सेल हमने तो कर लिया था, बट हिस्ट्री ऑफ सेल की एवोल्यूशन कैसे हुआ, एक बेसिक आइडिया था। पिछले क्लास में हमने देखा था कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहला सेल आया था, फिर 2 बिलियन ईयर्स अगो पहला यूकैरियोटिक सेल आया था, फिर इसके बीच में पहला फोटोसिंथेटिक सेल आना बहुत ज़रूरी था, और फोटोसिंथेटिक सेल आया भी था। फोटोसिंथेटिक सेल आना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट के अलावा और ऐसे सेल्स के अलावा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसके अलावा कोई दूसरा सेल होता ही नहीं, क्योंकि फिर वो भी नहीं होता। सिर्फ ऐसे सेल होते जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने आसपास से फूड ले पा रहे हों, जो सन की एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। तो इन दोनों सेल के बीच फोटोसिंथेटिक सेल्स भी आए, फिर यूकैरियोट्स बने, और फ्रॉम दैट द डाइवर्स स्पीसीज, द डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ दैट आर सीइंग अराउंड, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप नहीं भी देख पाए हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज सन। वहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी आपको मिल रही है, पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो हमारा सवाल ये था कि आखिर कैसे बना, पहला सेल बना कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जाना पड़ेगा कि क्या हुआ हो सकता है वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो हमें पता ये चलता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो आज आप देख रहे हैं आसपास, वैसा नहीं है। द अर्थ इज़ ऑल अबाउट वाटर, ज़्यादा पानी पानी हर जगह है, हर जगह वाटर है। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन के डिफरेंट सल्फाइड्स हैं, वो प्रेजेंट हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की, आज से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरह लैंड आप देख रहे हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वो नहीं है, ज़्यादातर पानी ही पानी है। और क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, क्या है, अमोनिया है, मीथेन है, और सल्फाइड्स हैं हाइड्रोजन के। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, और लाइटनिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। ठीक, ये एक बेसिक आइडिया था हमारे पास कि ऐसा ही था 3.8 बिलियन ईयर्स अगो अब अर्थ और अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक, एक बेसिक आइडिया था हमारे पहले का, ऐसा कि ऐसा होता था। तो पहला लाइफ फॉर्म कैसे आया, ये सवाल जब चल रहा था, तो 1953 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टैनली मिलर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अमेरिका। वहाँ पे एक अंडर ग्रेजुएट, ही वॉज नॉट ए साइंटिस्ट देन, एक अंडर ग्रेजुएट मतलब बीएससी का कोर्स कह सकते हैं, का स्टूडेंट था, इसका नाम था स्टैनली मिलर। उसका प्रोफेसर था हैरोल्ड यूरे। दो नाम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरे। ठीक, ये एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था और उसका प्रोफेसर था हैरोल्ड यूरे। इसके गाइडेंस में इसने क्या किया कि जब बात उस वक्त तक साइंटिस्ट को ये पता था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और लाइटनिंग, ये है अर्थ पे। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 फ्लास्क लिए। ठीक है, 2 फ्लास्क लिए और दोनों को कनेक्ट कर दिया, और उसके अलावा एक फ्लास्क में क्या किया, जो वाटर ले लिया, और दूसरे फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको मिक्स करके इसमें डाल दिया। ठीक है, फ्लास्क लेने के बाद उसने क्या किया, अब हमने ये कहा कि 3.8 बिलियन से को लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन फ्लास्क से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया ताकि करंट वहाँ से पास कर सके, लाइटनिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट जब उसने किया, तो इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। किसका? प्रोटीन और फैट्स का। तो इससे 1953 के इस एक्सपेरिमेंट से बात ही पता चली, समझ में आया कि अच्छा कंडीशन ऐसे रहे होंगे, लाइटिंग हुआ होगा, उससे प्रोटीन्स और फैट्स बने होंगे, फिर उसी प्रोटीन, फैट, लिपिड, इसी के ज़रिए से फिर सेल का डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, उस टाइम हैरोल्ड यूरे ने ये कहा कि एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है हैरोल्ड यूरे का, कि मैं आपको कोट कर रहा हूँ, कोट, इफ़ गॉड हैज़ नॉट मेड
अर्थ लाइक लाइफ लाइक दिस, ही हैज़ मिस्ड ए गुड डेट, इस अनकोट। इसका मतलब ये है कि अगर हैरोल्ड यूरे ने कहा इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि अगर इस तरह से अगर ना अल्लाह और भगवान ने दुनिया नहीं बनाई होगी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका छोड़ दिया था इस तरह से दुनिया बनाने का, क्योंकि बहुत आसानी से लाइफ फॉर्म बन जा रहे हैं, प्रोटीन्स बन जा रहे हैं, फैट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, हमें आंसर मिल गया। आज लगभग 60 साल हो गए उस एक्सपेरिमेंट के, 60 साल से ज़्यादा हो गए उस एक्सपेरिमेंट के, तो क्या हम इस बात को मान के चलते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर चीज़ें जब डिस्कवरी हुई और स्टडी हुई तो ये पता चला कि जैसा हमने सोचा था कि उस टाइम अर्थ का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं था। जैसा हमने गारंटीड ले लिया था कि अमोनिया है और मीथेन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो क्या था? कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ बेसिक और नॉन रिएक्टिव फॉर्म हुआ करते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ के लाइफ अर्थ की बात कर रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हमें ये लग रहा था कि उस टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर में अमोनिया और मीथेन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हाइड्रोजन सल्फाइड भी, लेकिन बाद की स्टडी से पता चला कि ऐसा नहीं है। उस टाइम के अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही बेसिक किस्म के नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड के बहुत ही नॉन रिएक्टिव फॉर्म पाए जाते हैं। तब क्या किया गया? तब ये किया गया कि इसी एक्सपेरिमेंट को जिसका जो एटमॉस्फेयर था मीथेन और अमोनिया, उसको चेंज करके नाइट्रोजन और CO2 के बहुत ही नॉन रिएक्टिव फॉर्म लिए गए और तब ये रिएक्शन फिर से दोहराया गया। तब जो रिएक्शन किया गया तो उसमें प्रोटीन और फैट्स फिर नहीं मिले। तो क्या मिला ये बता रहा हूँ, नहीं मिले बेसिक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड एक तरह का केमिकल है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे और भी। ठीक है, बहुत ही बेसिक किस्म के अमीनो एसिड मिले। ठीक है, अमीनो एसिड वो सब्सटेंस है, वो केमिकल है जो प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है अमीनो एसिड। और प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, प्रोटीन्स आर एवरीथिंग। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे थे, जैसे होंगे, each and everything is determined by प्रोटीन। तो हमारी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है? प्रोटीन्स कर रहा है। और उसको बना कौन रहा है? अमीनो एसिड। बहुत ही बेसिक अमीनो एसिड मिले। तो चलो हम मानते हैं कि 1 मिनट के लिए कि चलो ठीक है, इसी अमीनो एसिड से सेल का, इसके बाद हमें कुछ नहीं पता है कि फिर ये अमीनो एसिड से सेल कैसे बना। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि अमीनो एसिड के अराउंड प्रोटीन और लिपिड की लेयर बन गई। ठीक है, बहुत ही कंजेक्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा हमको इस बारे में पता नहीं है। ठीक, तो अब क्या हुआ कि चलिए दैट्स ऑल कि अब एक बार मान लेते हैं हम प्रोटीन्स का जो मिस्ट्री वाला वर्ल्ड है, इस पर हम बाद में पहुँचते हैं। पहले इसको समझते हैं। अमीनो एसिड से सेल बन गया, एक बार मान के चलते हैं कि सेल बन गया। तो जैसा कि हमने बोला था कि सेल में डिवीज़न होगा, फर्दर डिवीज़न होगा, होता रहेगा। 47 कंसेक्यूटिव डिविजन्स के बाद आपकी बॉडी में लगभग 1,40,000 ट्रिलियन सेल्स, 14,000 ट्रिलियन सेल्स आ जाएंगे। बूम, आप इंसान बन गए। आपकी बॉडी में पहला सेल बना इस तरह से अमीनो एसिड्स के पहले फॉर्मेशन से, फिर बाद में सेल का डेवलपमेंट हुआ, सेल बना, सेल में डिवीज़न होना शुरू हो गया। 1 2 3 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32, इस तरह से 47 डिविजन्स के बाद कितने सेल टोटल लगभग अराइज हो जाएंगे? 14,000 सेल, 14,000 ट्रिलियन सेल्स। ठीक, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि एक ह्यूमन बॉडी कितने सेल के लिए बनी होती है? लगभग 38 ट्रिलियन सेल्स की। तो बाकी सारे कहाँ गए? बाकी सारे ऑन द वे बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन के ख़त्म हो गए, बचे नहीं। बचे कितने? सिर्फ 38 ट्रिलियन सेल्स बचे, और इससे यू बिकम अ ह्यूमन, आप इंसान बन गए। ठीक है, ये एक आइडिया है सेल डिवीजन इसका। हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे अभी, फिर हम प्रोटीन पे वापस जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? अमीनो एसिड से। किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड का बनना, बेसिक अमीनो एसिड का बनना और उससे प्रोटीन का बनना, ये और भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कैसे? चलिए बात करते हैं इस पर।
नेचर में 22 तरह के 22 नेचुरल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लगभग 200,000 मतलब 2 लाख प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 2 लाख प्रोटीन्स में से हमने 2% प्रोटीन्स के बारे में जाना है, समझा है कि ये क्या काम कर रहा है। बाकी प्रोटीन्स के बारे में अभी हम अपनी बॉडी के नहीं जानते। ठीक है, तो 22 नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं, उसके ज़रिए क्या हो रहे हैं, लगभग हमारी बॉडी में 200,000 2 लाख प्रोटीन्स बन रहे हैं, जिसमें 2% के बारे में हम जान रहे हैं। प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के चेन्स होते हैं पार्टिकुलर सीक्वेंस में। इन 22 अमीनो एसिड्स में से जो मोस्ट प्रोटीन्स हैं 20 अमीनो एसिड से बन जाते हैं। मतलब कि मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो 20 अमीनो एसिड की मदद से बन जाते हैं। प्रोटीन बनते कैसे हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड्स के लंबे चेन होते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में। चलो, मैंने ये कहा कि एक प्रोटीन अमीनो एसिड्स का हमने नाम रख दिया ABCDEF मान लो। ठीक है, तो हो सकता है कि अब प्रोटीन बनाने के लिए हमको इन अमीनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए होगा। जैसे मान लो FDECBA, ये सीक्वेंस चाहिए होगा, मान लो, तभी एक कोई प्रोटीन X बनेगा। ठीक है, अमीनो एसिड्स के लंबे चेन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब होते हैं तो वो डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लो कि एक डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं ABCDEF हैं, उसमें से अगर हमको एक X अगर हमको प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए इन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होना पड़ेगा, FDECBA। ठीक, अभी कैसे होगा, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसके बारे में अब तक हमको नहीं पता बहुत सही से। मैंने ये कहा कि प्रोटीन्स सब कुछ है आपकी बॉडी का, एवरीथिंग, आपका नेचर, कैरेक्टर, सब प्रोटीन्स डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब इस बात को ज़रा समझिए कि आपकी बॉडी में जो यूजुअली जो प्रोटीन्स हैं, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, एक प्रोटीन का नाम है कोलाजन। कोलाजन 1055 अमीनो एसिड के प्रॉपर सीक्वेंस से बनता है। मतलब 1055 अमीनो एसिड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेंगे तभी कोलाजन बनेगा। तो अगर ये आपको आसान लग रहा है सुनने में कि हाँ खुद बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने एक वर्ड लिखा कोलाजन, हमको कोलाजन अगर वर्ड लिखना है तो हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्या कि पहले C होगा, फिर O होगा, फिर LLAGEN, तभी एक वर्ड बनेगा कोलाजन। यही कोलाजन प्रोटीन को बनने के लिए 1055 अमीनो एसिड्स चाहिए होंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस में। हमने कोलाजन इसलिए लिख दिया, ये वर्ड इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता था, मैंने बना दिया। ठीक है, लेकिन इस कोलाजन प्रोटीन को बनाने के लिए जो 1055 अमीनो एसिड्स हैं, इसको कोई बना नहीं रहा है, वो खुद बन रहे हैं रैंडमली। ठीक है, तो ये कितना बड़ा प्रोसेस है, कितना टफ काम है, इसको समझना, एक एक्सपेक्ट करना और इसके सिग्निफिकेंस को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ कि हमारा बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं ना, वो यूजुअली 200, इसमें तो 1055 हैं, यूजुअली 200 अमीनो एसिड के चेन से बनते हैं। 200 अमीनो एसिड मतलब 200 अमीनो एसिड जो हैं टोटल, वो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में रहेंगे तभी हमारी बॉडी का प्रोटीन्स बनता है। कुछ ज़्यादा भी होते हैं, कुछ कम भी होते हैं, यूजुअली 200 के आसपास, अमीनो एसिड के आसपास एक डिफरेंट बनते हैं। आपको पता है 200 अमीनो एसिड से कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 200 अमीनो एसिड को हम ले लें, जिस तरह 26 लेटर्स है अंग्रेज़ी के, उसमें से बिलियंस वर्ड बन सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम 200 अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस अगर क्रिएट करना चाहें तो आपको पता है कि कितने सीक्वेंस क्रिएट हो सकते हैं? 10 to the power 260 इतने सीक्वेंस क्रिएट हो सकते हैं। इसमें से सिर्फ एक सीक्वेंस ऐसा होगा जिससे एक प्रोटीन बनेगा। इतने सीक्वेंस हो सकते हैं और उसमें से सिर्फ एक सीक्वेंस ऐसा होगा जो प्रोटीन
बनाएगा। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/10⁻²⁰, इतने में से इतने तो पूरे हमारे यूनिवर्स में इतने एटम्स भी नहीं हैं। हमारे यूनिवर्स में टोटल 10⁻70 to 10⁻80 एटम्स हैं पूरे यूनिवर्स में, लेकिन सीक्वेंस उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो इतना बड़ा सीक्वेंस और खुद से होना, ये कितना टफ काम है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, कैसे हुआ, ये हमें नहीं पता। That's why the formation of proteins, that's why the formation of after that the formation of earth is so mysterious। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात है कि चलो ठीक है, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से पिछले क्लास में हमने जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की थी, तो मैं आपको एक बात यहाँ याद दिला दूँ कि जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की थी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बाद में जानेंगे कि क्या है, ये सेमी ऑटोनोमस हैं, बहुत सारा काम अपने से ये कर लेते हैं। ठीक है, तो कहा यह जाता है, थ्योरी ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे। कुछ दूसरे प्रोकैरियोटिक बड़े सेल ने उनको इनगल्फ कर लिया, तो इस तरह से एक नए यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। एक लास्ट क्लास में मैंने बताया था इस तरह से। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात अब ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात है। पैराडॉक्सिकल बात का मतलब कि एक इंटरेस्टिंग, एक ऐसी बात जो पल्ले नहीं पड़ती है। कैसी बात? ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स के बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये बिना लेयर के नहीं बन सकते, मतलब ओपनली नहीं बन सकते, इसको कवर होना पड़ेगा। जिसके बारे में हमने बात की थी, इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कवर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कवर होना ज़रूरी है, ठीक, तो कवर होगा तब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, जैसे भी बने, एक तो वही इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि पता नहीं ऐसे प्रोटीन कैसे बन गए इतने बड़े सीक्वेंस में। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेल। क्या कहेंगे हम? सेल। तो अब सवाल ये है कि इस मेम्ब्रेन के बिना, और अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं तो सेल नहीं है। अब सवाल ये है कि दो स्ट्रक्चर्स है, एक मेम्ब्रेन, एक अंदर के मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है। और मेम्ब्रेन तभी होगा जब एक सेल होगा, और सेल कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस मिस्ट्री को आपको, ठीक है, जिसके बारे में आपको सोचना है। हो सकता है आप हायर स्टडीज़ करें तो इन सवालों के जवाब आप सोचें और आप इन सवालों के जवाब दें, क्योंकि हमारे पास अब तक इन सवालों के जवाब नहीं है। मॉलिक्यूल्स कुछ हैं जिसको सराउंड किया हुआ एक मेम्ब्रेन, जिसको हम कह रहे हैं सेल, ठीक। इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए एक मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, मतलब सेल होना ज़रूरी है। सेल नहीं होगा तो ये इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन मॉलिक्यूल्स के बिना सेल नहीं होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बिना सेल नहीं होगा, और इस सेल के बिना मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो कौन कैसे बना, किस तरह बना, इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, जिसके बारे में आई होप कि आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ें और इसका के आंसर्स करें, ठीक है। तो हम फिर ये हमारे डिफरेंट मिस्ट्रीज़ हैं सेल को लेकर, सेल के टॉपिक को लेकर, ठीक है। चलिए अब हम वापस आते हैं ज़रा सा किसकी तरफ, हमने बात की थी रॉबर्ट हुक की तरफ। रॉबर्ट हुक, वही रॉबर्ट हुक 1665 में जिन्होंने माइक्रोग्राफिया लिखी। रॉबर्ट हुक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे उस टाइम, न्यूटन के टाइम में वो हुआ करते थे। इवन जो न्यूटन का जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने लिखा है। तो आई मीन बहुत सारी स्टोरीज़ हैं रॉबर्ट हुक को लेकर, बट हम उन स्टोरीज़ पे नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट, हम अपनी सेल तक अपने आप को सीमित रखेंगे। जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की एक कॉक सेल से, तो उन्होंने जिस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया वो 30 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था, 30 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था। 30 टाइम्स जब मैग्नीफाई कर रहा था तो उससे उसको एक डाटा मिला। क्या डाटा मिला कि एक स्क्वायर इंच में एक
स्क्वायर इंच में 30 टाइम्स उसने मैग्नीफाई 30 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था उसका ग्लास है, तो उसको एक डाटा ये मिला कि एक कॉर्क के एक स्क्वायर इंच में कितने सेल हो सकते हैं 12597120000 लगभग इतने सेल हो सकते हैं। तो उस टाइम उसने, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उसने डेड सेल देखा था, लिविंग सेल्स नहीं देखे थे। ठीक, लिविंग सेल पहला किसने देखा था? एंटोन विन ल्यूवेनहॉक। उसने एक्चुअली वो ही वाज फ्रॉम नीदरलैंड का था, और हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब हैं वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि एंटोन विन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार क्या देखा था? प्रोटोजोआ देखा था, जो मैंने आपको बहुत बताया था। ठीक है, एक वाटर ड्रॉपलेट में प्रोटोजोआ देखा था। एंटोन विन ल्यूवेनहॉक की साइंस में कोई स्टडी थी ही नहीं, ना ही मतलब लाइक ही हैड नो रिकॉर्ड ऑफ स्टडिंग, ना कोई जानता था कि पढ़ा लिखा है साइंस के क्षेत्र में, ना कभी किसी ने कोई काम किया था। बट स्टिल क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे वो क्या करने लगा, और साइंस की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तो उसने क्या किया, एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया जिसका जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी था 225 टाइम्स था, 225 गुना बड़ा कर दे रहा था इमेज को। ये बस 30 टाइम्स कर रहा था, ये 225 गुना कर दे रहा था। ठीक है, इसकी मदद से उसने जो भी देखा, सबसे पहले उसने क्या देखा, एक पानी की बूंद में लगभग 8 मिलियन 80 लाख प्रोटिस्टा देखा। ठीक है, प्रोटिस्टा 80 लाख देखा, और तो उसने ना उनको प्रोटिस्टा नहीं बोला, उसको एनिमल क्यूल बोला, मतलब टाइनी एनिमल्स। प्रोटिस्टा को देखा, और जो भी उसने देखा उसने स्केचेस बनाए, और ही सेंड इट टू लंदन रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, जिसमें रॉबर्ट हुक काम करता था। तब उनके लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि एक जैसे कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जिसका साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, कुछ नहीं, वो उसने 225 टाइम्स मैग्नीफाई कैसे कर दिया ग्लास को। तो इसके बारे में हम तो आज तक नहीं पता कि दिस इज़ वन ऑफ द अनसोल्ड मिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री, कि ऐसा क्यों हुआ कि 225 गुना 8 साल 9 साल के अंदर 65 में उसने किया था। फिर 1676 में पहला स्केच उन्होंने भेजा था स्टडी के लिए कि मैंने अपने मैग्नीफाइंग क्लास में ऐसा कुछ देखा है, बताइए कि ये क्या है, बिकॉज ही न्यू नथिंग अबाउट साइंस। तो अभी मिस्ट्री है कि ऐसा कैसे कर दिया उसने, बट स्टिल ही स्टार्टेड सेंडिंग, उसने अलग अलग क्या करना शुरू किया। बैक्टीरिया का भी पहला उसने क्या किया देखा, और स्केचेस भेजना शुरू किया। ठीक है, जब सेल की डिस्कवरी हुई, और अब भी जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो यू सी लॉट ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, शेप साइज, जिसके बारे में हमने बात की थी। इसका आपने होमवर्क भी सबमिट किया था, सबने नहीं किया था, जिसने भी किया था। ठीक है, डिफरेंट तरह के शेप के हम देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात के साथ मैं आज के क्लास को ख़त्म करूँगा, कि डिफरेंट जो आपका सेल होता है ना, शेप साइज़ तो हम समझ चुके हैं, फंक्शन के हिसाब से शेप और साइज़ चेंज होता है, ये आप जानते हैं, आपने उसको ड्रॉ भी किया था। तो आखिरी बात जो हम यहाँ समझ रहे हैं ये कि हर एक सेल का जो ना लाइफ स्पेन भी अलग होता है। यूजुअली 30 डेज़ का होता है लाइफ स्पेन। आरबीसी का जो ब्लड का आपका सेल है उसका 120 डेज़ का होता है। बट जो लिवर के सेल्स हैं वो लाइक ईयर्स, बहुत सालों तक वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल है वो ब्रेन का सेल है, जो नर्व सेल हैं आपके, वो दे एक बार पैदा होने के बाद और एक बार बढ़ने के बाद वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते। मतलब जब आप पैदा लेते हैं तो आपके ब्रेन में लगभग 100 बिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, दे डोंट रीजनरेट, ज़िंदगी भर आप वो दोबारा बनते नहीं हैं। मतलब ये आपका स्टॉक है, आपको जितना ख़त्म करना है करिए, इस्तेमाल करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ बात ये होती है कि आप पर आवर 1 घंटा में, आप अगर 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, पर आवर आप लगभग 500 जो ब्रेन के सेल्स हैं वो मर जाते हैं, दे जस्ट डाई। हर घंटे आप अपने 500 ब्रेन सेल्स को या नर्व सेल्स को खो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि दिमाग वाला जितना काम करना है आप जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि विथ एवरी पासिंग सेकेंड यू आर लूजिंग योर ब्रेन सेल्स दैट आर नर्व सेल्स।
लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारा जो सेल मर जाता है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रेन सेल्स की हैं या फिर लीवर सेल्स हैं, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको रीजनरेट करता रहता है। ऐसा नहीं कि सारे पार्ट कल पुर्जे पुराने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजनरेट कर रहा है। तो कहा यह जाता है कि हमारा जिस तरह का बॉडी का सेल का रीजनरेशन का पावर है मॉलिक्यूल्स का अंदर, क्यों बार बार नई मॉलिक्यूल्स बना रहा है, कहा यह जाता है कि हमारा बॉडी किसी भी मोमेंट पे अगर सारे हम सेल्स की बात करें तो सबसे जो ओल्डेस्ट सेल होता है वो 9 साल का होता है, मतलब उससे पुराना नहीं होता। मतलब हमारा बॉडी का सेल जो है बार बार मॉलिक्यूल्स को रीजनरेट कर रहा है, इससे नई चीज़ें बन रही है। तो आपका बॉडी के सेल्स मुश्किल से मुश्किल 9 साल पुराने हैं, सबसे पुराना सेल 9 साल पुराना का है, वरना सब क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहे हैं। हर 120 दिन में आपका आरबीसी बन जा रहा है, हर महीने में बाकी सेल्स बन जा रहे हैं, और नर्व सेल भी क्या कर रहा है, अपने मॉलिक्यूल्स को नया कर रहा है। तो हो सकता है कि आप बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं जैसे कि हम लोग, बट हम लोग सेल्यूलर लेवल पे बहुत ही जवान हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्लास में इतना ही रखूँगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं और नए वर्ड्स भी मैंने बताए हैं। तो मैं आपका चाहूँगा फीडबैक कि आप बताएं कि ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें, और आई तो जस्ट गिव इट थम्स अप। Thank you very much.